तो आज हम पढ़ने वाले हैं राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स इन कांग्रेस। अब जैसा कि आप सबको पता है कि कांग्रेस जब अपने शुरुआती दौर में काम कर रही थी तो उसमें एलाइड क्लासेस ज़्यादा थी, तो एलाइड क्लासेस का जो है पीपल्स के साथ ज़्यादा कनेक्शन था नहीं, और यही एक रीज़न था कि अपने अर्ली टाइम में कांग्रेस ज़्यादा चल नहीं पाती है। एक्सट्रीमिस्ट बनने स्टार्ट होते थे, यानी कि कुछ लीडर्स जो जनता से जुड़े हुए थे, जो जनता को जो है कंट्रोल कर रहे थे कि हमारे देश में ये सिचुएशन चल रही है, हमें ये काम करना चाहिए, जो कि कांग्रेस में बैठे मेंबर्स का नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो मेंबर्स भी ब्रिटिश के द्वारा चुने गए थे, वो लोगों ने उनको नहीं इलेक्शन के द्वारा नहीं, इलेक्शन का तो खैर यहाँ पे कोई पॉइंट था ही नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने उनको नहीं चुना था, वो ब्रिटिश ने चुना था और काफ़ी हाई क्लास थी, इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन उनका जो है पीपल्स के साथ बन नहीं पा रहा था। यही रीज़न बनता है कांग्रेस का कि कांग्रेस अपने अर्ली टाइम में ज़्यादा चल नहीं पाती है और फेलियर्स रीजन उसके कई सारे सामने आ जाते हैं। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब कांग्रेस फेल होने लगी थी तो जो लीडर्स सामने आए थे, जिन्हें एक्सट्रीमिस्ट नाम दिया गया था, वो किस तरह से सामने आए थे, क्या रीज़न रहे थे कि कांग्रेस फेल हो गई थी और एक्सट्रीमिस्ट को आगे आने का मौका मिल गया था, जो कि जो है लोगों से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो यही हम रीज़न आज पढ़ने वाले हैं। तो टोटल हम जो है 10 रीजन पढ़ेंगे। पहला रीजन है हमारा बैड इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि उस टाइम में हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन कांग्रेस के लिए कुछ कर नहीं रही थी, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम पे जो थी उनका काम क्या था, वो पेटिशन वगैरह बनाते थे, ब्रिटिश के पास ले जाते थे कि हमने ये चीज़ बनाई है, ये लोगों के फायदे के लिए, आप प्लीज इसको पास कर दो। वही रिक्वेस्ट करने की वो कोशिश किया करते थे, लेकिन इंडियंस को पता था कि रिक्वेस्ट करने से काम नहीं बनने वाला है, हाथ जोड़कर भगाएंगे, कोई नहीं जाने वाला है, कोई ब्रिटिश नहीं जाएगा। लेकिन इंडियंस उस टाइम चाहते थे कि ब्रिटिश हमारे देश से चले जाएं। तो पहला रीजन ये था कि बैड इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और कांग्रेस इसके बारे में कोई ज़्यादा काम कर नहीं पा रही थी, तो एक्सट्रीमिस्ट को जो है मौका मिल जाता है आगे बढ़ने का, क्योंकि वो ट्रू पॉलिटिशियंस थे, वो लोगों को जानते थे और उनकी भलाई के लिए काम कर रहे थे। अगला है सेडिशन चार्जेस अगेंस्ट लीडर्स। जो लीडर्स एज ए एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस के में जो शामिल थे और वो ब्रिटिश के तरीके से काम ना करके अपने तरीके से काम करना चाह रहे थे, उनके अगेंस्ट जो है चार्जेस लगाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि ये देशद्रोह हैं, ये हमारी बातों को यहाँ पर लेके जा रहे हैं। यानी गवर्नमेंट थी जो ब्रिटिश, वो ये सोचा करती थी। तो ये रीजन था कि सेडिशन चार्जेस उन्होंने लगने वहां पर स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद आया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। उस समय में क्या होता था कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हुआ करते थे, जो लीडर्स हुआ करते थे, वो पत्रकार या न्यूज़ के जरिए जो आर्टिकल्स वगैरह लिखा करते थे और अपनी बात जो है जनता तक पहुंचाया करते थे। अब इसी चीज़ को जरिए जो देखा है वहाँ पे स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि लोगों के बीच में अब वहाँ पर देश के लड़ने के लिए जो भावना उनके दिलों में होती है वो बढ़ने लगती है। इस चीज़ को देखते हुए ब्रिटिश क्या करती है कि गवर्नमेंट में जो भी काम हो रहा है वो लोगों के बीच नहीं जाना चाहिए। इसको देखते हुए 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वो लेकर आती है, जिसकी वजह से जो है एक्सट्रीमिस्ट को मौका मिल जाता है आगे आने का। अगला रीजन है मास स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जैसे कि मैंने आपको बताया, लोगों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग सामने आने लग गए थे अपने देश की आज़ादी के लिए। अगला रीजन है कि लिटरेशन बढ़ रही थी और एम्प्लॉयमेंट घट रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के बनने से पहले जो भी वाइसरायज वगैरह आए थे, एजुकेशन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। एजुकेशन पर ध्यान दे रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, अब वो लिटरेशन बढ़ रहा है देश में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अगर गवर्नमेंट नहीं देगी तो लिटरेशन का क्या फ़ायदा है। तो ये भी एक रीज़न था कि एक्सट्रीमिस्ट जो है लोगों की प्रॉब्लम्स को जो है ब्रिटिश के सामने रखना चाह रही थी। उसके बाद है हमारा वेस्टर्न कल्चर और स्वदेशी, यानी कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो वेस्टर्न कल्चर वहाँ से ग्रो होना स्टार्ट हो गया था। अब वो वेस्टर्न कल्चर इतना ज़्यादा ग्रो हो गया था कि जो इंडियंस काम किया करते थे, जो आर्टिशंस वगैरह हुआ करते थे, उनका काम जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसके बाद है डिससेटिफिकेशन फ्रॉम मॉडरेटर्स। मॉडरेशन यानी कि कांग्रेस में जो स्टार्टिंग्स में मेंबर्स जुड़े थे, जिन्हें ब्रिटिश के द्वारा चुना गया था, एलाइड क्लासेस से वो थे, उनको मॉडरेटर्स का नाम दिया गया था, जो कि लोगों से डायरेक्ट जुड़े नहीं थी। अब मॉडरेटर्स क्यों फेल हुए थे, इसके भी कई सारे रीजंस डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाए हैं, वो डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी। तो अगला पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स। अब जो इंडिया था हमारा, वो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है, उस टाइम पे तो कुछ इंटरनेशनल इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो लोगों में और ज़्यादा जो है उत्साह भर देते हैं कि हाँ, हमें भी अपने देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, वरना हम तो गुलाम है ही, हमारी आने वाली जनरेशन भी गुलाम हो जाए। तो इस तरह की कुछ देश भावना उनके अंदर थी। तो पहला रीजन था जापान विक्ट्री ओवर रसिया। जापान जो है काफी छोटा देश था और रसिया काफी स्ट्रांग था,
ठीक है। तो उनका 1905 में उनके बीच वॉर होती है जिसमें जापान जीत जाता है, जो भी इंडियंस के लिए एक जो है मोटिवेशन लाता है कि अगर वो जीत सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते हैं। दूसरा रीजन था सेकंड बॉयर वार। तो ये हुई थी 1899 से 02 तक, जो कि अफ्रीका और ब्रिटेन के बीच में हुई थी, जिसमें ब्रिटेन हार गया था। तो ये भी एक मोटिवेशन इंडियंस में लाता है। और सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में तो कौन नहीं जानता, बहुत ही दर्दनाक मंजर था उस समय में, काफी ज्यादा लोग अफेक्टेड हुए थे। तो ये भी एक रीजन था क्योंकि कांग्रेस, एक तो पार्टीशन हो गया, ऊपर से कांग्रेस कुछ ज्यादा कर नहीं पाई थी, स्पेशली जो मॉडरेटर्स थे वो कुछ कर नहीं पाए थे, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट को इसलिए भी आगे आकर बोलना पड़ रहा था, ठीक है। और लास्ट रीजन ये भी है कि इस समय तक लोगों के अंदर ये फीलिंग आ चुकी है कि हम अपना कुछ भी न्यौछावर कर देंगे लेकिन हमें आजादी चाहिए। तो ये भी एक रीजन होता है कि एक्सट्रीमिस्ट उनकी इस भावना का सही इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे थे। कि एक्सट्रीमिस्ट में जो लीडर्स सामने आए थे वो कौन से लीडर्स थे, तो सबसे जो मेन लीडर सामने आए थे वो थे लाल बाल पाल, यानी कि जब कांग्रेस बन चुकी थी और पीपल से उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन था नहीं, वो उनके फेलियर्स के रीजन सामने आने लग गए थे, तो लाल बाल की पार्टी सामने आई थी, ठीक है, जिसमें कुछ मेन लीडर्स थे जिन्हें एक्सट्रीमिस्ट बोला गया था। तो अरविंदो घोष उनके एक मेन लीडर थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ये कुछ मेन लीडर्स थे एक्सट्रीमिस्ट की पार्टी में, जो कि उसमें थी, कांग्रेस में थी। तो जो ये हमारे अरविंदो घोष जी हैं वो बंगाली वीकली लिया करते थे जुगान्तर, जिसका नाम था, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है तो आपको याद रखने हैं। दूसरा जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं जिन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है, वो भी कुछ न्यूज़पेपर लिखा करते थे, जैसे कि केसरी उनका काफी फेमस न्यूज़पेपर है जो मराठी में लिखा जाता था, मराठा जो कि इंग्लिश में लिखा जाता था, और एक बुक काफी फेमस जो है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी है, गीता रहस्य। बाल गंगाधर जो तिलक जी जो थे वो काफी एक फेमस लीडर थे। उन्होंने जो है जो गणपति दिवस होता है जिसे मराठी काफी उत्साह से बनाते हैं, वो इस वजह से बनाया था कि लोग जुड़े एक दूसरे से, कोई भी अगर उन्हें बात करनी है, क्योंकि ब्रिटिश को इंडियंस भी इकट्ठा हुआ करे तो ब्रिटिश को वो चीज़ पसंद नहीं आती थी, वो रूल रेगुलेशन पॉलिसीज वगैरह लगा के उनको नुकसान पहुंचाया करते थे। लेकिन फिर बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने जो ये गणपति दिवस था इसको एज जो है इकट्ठा होने के लिए, कि लोग इस दिन इकट्ठे हों, हमारे देश के लिए कुछ जो बातें होनी है वो बातें सर्कुलेट हों, इसलिए उन्होंने इस तरह के जो है ये दिवस जो हमारा होता है गणपति दिवस होता है इसको इन्वेंट किया था। और गणपति दिवस की जगह जो है एक शिवाजी महाराज भी काफी फेस्टिवल बड़ा होता है मराठास में, तो ये भी उन्होंने ही इन्वेंट किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल, इंग्लिश वीकली मैगजीन्स में वो लिखा करते थे जिसका नाम था न्यू इंडिया। लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन जब आया था तो उस समय में जो है लीडर्स को लीड करने के लिए, और जो पार्टी उन्होंने बनाई थी कि साइमन कमीशन जो भी प्रॉब्लम्स लेके आया था वो हमें मतलब वो और ज्यादा पॉलिसीज, मतलब ब्रिटिश ने जो पॉलिसीज बनाई थी उन पॉलिसीज को देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए और पॉलिसीज हमारे सामने रखने वाला था, क्योंकि हम ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज को मानते नहीं थे। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट जब टॉपिक हमने पढ़ा था तो उसमें सबसे बड़ा रीजन हमने क्या पढ़ा था कि बंगाल का विभाजन सबसे बड़ा रीजन होता है कि एक्सट्रीमिज्म को आगे आने का मौका मिलता है, लोग उन पर भरोसा करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं जो है इंडिपेंडेंस की इस लड़ाई में। तो उस समय का जो बंगाल था वो सिर्फ बंगाल नहीं था, कोई एक जो है डिस्ट्रिक्ट नहीं था, एक कैपिटल नहीं थी, एक राज्य नहीं था, उसमें काफी सारी जो है कैपिटल्स स्टेट्स उसमें थी। जो स्टेट उसमें जुड़ी हुई थी वो थी ईस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार। तो ये इतना बड़ी इसमें काफी सारी स्टेट जुड़ी हुई थी, उनको जो है बंगाल में जो है पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। क्यों डिवाइड कर दिया गया था, क्या रीजन दिया था उन्होंने कहा था कि ये जो एरिया है, जो इतना बड़ा ये एरिया है, इसको जो है एडमिनिस्टर यानी कि इसको चलाने में, इसको इस पर रूल रेगुलेशन या पॉलिसीज वगैरह अगर हम लागू करते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है हमें, है ना, हम इसको जो है हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से इस पूरे एरिया को 2 पार्ट में डिवाइडेड कर देंगे। दो पार्ट्स में इन्होंने कैसे डिवाइड किया था कि ईस्ट बंगाल तो और आसाम तो इस एक तरफ कर दिया था और दूसरा वेस्ट बंगाल और बिहार उड़ीसा एक तरफ कर दिया था। अब जब इनका विभाजन हो गया था, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, जिसमें असम, उड़ीसा और उड़ीसा दोनों अलग अलग थे, तो इनमें एक चीज और कॉमन थी कि जो वेस्ट बंगाल का एरिया था, यानी कि जो ये वाला पोर्शन है
उसमें जो है हिंदू और रिच फैमिलीज रहा करती थी, ठीक है, रिच फैमिलीज रहा करती थी। और ईस्ट बंगाल में यहाँ पर जो है मुस्लिम और पुअर लोग रहा करते हैं। उस समय जो मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर रहा करती थी वो थोड़ा पुअर क्लासेस से बिलोंग किया करती थी। तो ये भी रीजन था कि यहाँ पर एक इशू आ जाता है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम को लड़वाइए और राज कीजिए, यानी कि डिवाइड और रूल वाली पॉलिसीज यहाँ पर जो है उन्होंने जो है इस्तेमाल की थी। वो जो रीजन उन्होंने दिया था ना कि वो इसको एडमिनिस्टर या इसको हैंडल करने के लिए इसको जो है पार्ट में डिवाइड करे, वो रीजन उनका सच नहीं था। असली रीजन तो क्या था, डिवाइड एंड रूल, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और रिच लोग थे। हिंदू और मुस्लिम के बीच में पहले ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, क्योंकि कांग्रेस में भी मुस्लिम्स मेंबर्स ज्यादा नहीं थे, जिसकी वजह से जो है मुस्लिम कम्युनिटी आगे जाकर मुस्लिम लीग आगे जाकर बन जाती है। अब जो वो आगे जाकर कैसे बनती है और क्या रीजन होते हैं ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कैसे हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल ऐसा नहीं हुआ था कि जो है अंग्रेजों ने ब्रिटिश ने सोचा कि पार्टीशन करना है और सीधा कर दिया, ऐसा नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया बंगाल उस टाइम कवर करता था, उसे उसमें पार्टीशन करना है, उसको डिवाइड करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता था। तो 1903 में कर्जन जो है ये डिक्लेयर करता है, लोगों को बताता है कि 20 जुलाई 1905 को मैं जो है बंगाल का पार्टीशन कर दूंगा, ठीक है, वो ये डिक्लेयर करता है। अनाउंसमेंट के बाद जो है वो लोगों को बोलता है कि कुछ ऑफिशियल रीजन है जिसकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। हालांकि इस चीज का लोगों ने काफी अपोज किया था, वो चीज को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि रियल जो उनका रीजन था ये तो इंडियंस को भी पता था कि भाई ये तो फूट डालो और राज करो वाली नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं कि हमें जो है हैंडल करना जो है हो नहीं रहा है। ये जैसे मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो उस समय जो ये डिक्लेयर किया था हेनरी चीफ असम उसमें वहां पर थे, और इनकी पॉलिसी सिर्फ एक थी, डिवाइड एंड रूल। अब अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी है कि भाई हम इस टाइम को जो है पार्टीशन कर देंगे। अनाउंसमेंट के बाद अब ऐसा तो इंडियंस भी रिएक्शन देने वाले थे कि क्या रिएक्शन वो देते हैं। तो रिएक्शन के हिसाब से उन्होंने जो है कांग्रेस के जो मॉडरेटर्स होते हैं, जो उस समय जो है पॉलिटिकल पार्टी हैंडल कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एंटी पेटिशन मूव जो है स्टार्ट कर देते हैं। अब एंटी पेटिशन में वो क्या करते हैं, कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिख दिए, ठीक है, और पेटेंट वगैरह फाइल करने लगे। इस तरीके के जरिए जो है रिक्वेस्ट वगैरह करते ब्रिटिश की, आप ये गलत कर रहे हैं, आप ऐसा मत करिए, और आर्टिकल्स वगैरह लिख के ये चीजें वो जो है ब्रिटिश को किया करते। अब मॉडरेटर्स को तो वैसे कोई सीरियस नहीं लेता था। अब ये चीजें उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट की, जहां पर उन्हें काफी सीरियस होना चाहिए था वहां पर भी उन्हें काफी सीरियस लिया नहीं जाता है। तो फिर क्या होता है कि कर्जन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, और कर्जन इसके बावजूद भी जो है डिवाइड कर देता है। मॉडरेटर्स ने स्टार्ट तो कर दिया था उनका अपोज करना, लेकिन उसके बावजूद भी कर्जन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। इफेक्ट ना पड़ने की वजह से 7 अगस्त 1905 और 1908 तक जो एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1905 में वो स्टार्ट किया था। और इसमें क्या था कि ब्रिटिश गुड्स को जो है पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया गया था। ब्रिटिश का कोई भी काम नहीं करना है, चाहे तो उनकी शादी कराना हो, चाहे उनकी किसी भी फंक्शंस को अटेंड करना हो, चाहे तो उनके कपड़े धोना हो, लॉन्ड्री वगैरह का काम हो, तो जितने भी इंडियंस उनके अंडर काम किया कर रहे थे सबने काम छोड़ दिया था। तो ये स्वदेशी जो मूवमेंट था काफी जोरों शोरों से वहां पर चलना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी जब ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, इतना पोस्ट हो रहा था, उसके बावजूद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का डिवीजन कर दिया जाता है। अब बंगाल का डिवीजन हो गया तो यानी कि लोगों को मूव होना पड़ेगा। अब काफी सारे लोग एक दूसरे से काफी अटैच थे, जब उन्होंने अपनी जगह बदली तो एक दूसरे को राखी वो बांध रहे थे सिर्फ अपना प्यार दिखाने के लिए। कुछ मुस्लिम्स भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे, तो हिंदू एक दूसरे को राखी बांध रहे थे, कुछ मुस्लिम उसके फ्रेंड्स तो उनको राखी बांध रहे थे। कुछ गाने गाकर वो अपना दुख प्रकट कर रहे थे, वंदे मातरम बोला करता। अमार सोन बंगला जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जो कि बंगाल का जो है नेशनल एंथम भी है। लेकिन फिर भी ये सब चीजें वो सह रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है पार्टीशन हो जाता है, और इस पार्टीशन का वो अपोज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर अपनी जगह बदले कि वो पार्टीशन को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, वो अपोज कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये जो है पार्टीशन हो, ठीक है। अब जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था 1905 7 अगस्त को, उसको जो है वो अब बंगाल से बाकी पूरे इंडिया में फैलना स्टार्ट हो जाता है। पुणे बंगाल में तिलक जी लीड कर रहे होते हैं, पंजाब में फैलता है तो लाला लाजपत राय, दिल्ली में सैयद हैदर अली। सैयद हैदर अली एक मुस्लिम नाम है, और ये यहाँ पर ये शो करता है
कि जो मुस्लिम्स कहा करते थे कि जो ये कांग्रेस पार्टी है, जितने भी नेशनल कांग्रेस लीडर्स हैं, उसमें मुस्लिम्स की जो है क्वांटिटी नहीं, मतलब लोग नहीं हैं। तो ऐसा नहीं था कि मुस्लिम लोग नहीं हैं, काफी अच्छे मुस्लिम लीडर्स रहे हैं। उसके बाद मद्रास में था चिदंबरम पिल्लई। अब बात करते हैं कि इस मोमेंट में क्या क्या चीजें उन्होंने हमारे इंडियंस ने उस टाइम यूज की थी इस बंगाल के पार्टीशन को अपोज करने के लिए, और कितना जोर उन्होंने लगाया था। ब्रिटिश की कोई भी चीज होती है, वो उनकी फैक्ट्री से बनी कोई भी कपड़े वपड़े जो भी हुआ करते थे, बर्तन वगैरह, उनको खरीदना बंद कर दिया था। पूरी तरीके से बॉयकॉट था। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस ब्रिटिश ने एजुकेशन के लिए खोले रखे थे, उन्हें ज्वाइन करना बंद किया था। इंडियंस के इंस्टीट्यूट में जाया करते थे, बस जो इंडियंस के कॉलेजेस है सिर्फ उसमें जाया करते थे। उसके बाद जो गवर्नमेंट सर्विसेज थी जिसमें इंडियंस काम किया करते थे, वहां पर इंडियंस ने अपनी जो है जॉब्स वगैरह छोड़ दी थी। कोर्ट वगैरह में जो वकील बैठा करते थे वो भी अपना काम छोड़ रहे थे। और यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी मेंबर्स इंडियंस थे, उनको भी बोला गया था कि वह अपनी सीट इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। उसके अलावा म्यूनिसिपैलिटीज में भी जो है लोगों ने काम करना जो है बंद कर दिया था। इसके अलावा कुछ और मेथड्स की बात कर लेते हैं जिनकी जो है जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट था उसमें यूज किए गए थे। स्वदेशी बंधन समिति थी एक, जो कि अश्वनी कुमार दत्त जिसको लीड किया करते थे। तो इस समिति का जो मेन काम था वो ये था कि लोगों तक नॉलेज स्प्रेड की जाए, अवेयरनेस लोगों तक फैलाई जाए कि क्या हो रहा है, हमें किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसके पीछे क्या रीजन है, ये करेंगे तो हमें क्या होगा। क्योंकि उस टाइम में फोन वगैरह तो हुआ करते नहीं था, व्हाट्सएप फॉरवर्ड तो था नहीं उस टाइम पे, तो इस वजह से समितिज बनाई जाती थी और इसके जरिए जो है अपनी बात लोगों तक लेकर लोग जाया करते थे। सोशल वर्क स्टार्ट हो गए थे पार्टीशन के बाद, काफी ज्यादा लोग अफेक्टेड हुए थे। अब अफेक्टेड हुए हैं तो उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी। तो जो यहाँ पर जो स्वदेशी मूवमेंट जिन लोगों ने चलाया था वो इन लोगों की हेल्प कर रहे थे और उनको ये भी बता रहे थे कि ब्रिटिश के गुड्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, हमारी खुद की कंपनीज हैं और उनसे जो सामान हम बनाते हैं उसको आप यूज कीजिए। वो अवेयरनेस फेस्टिवल के जरिए भी जो है फैला रहे थे। जो फेस्टिवल तिलक जी ने स्टार्ट किया था गणपति महोत्सव, वो स्पेशली इसीलिए था कि लोगों में जो है अवेयरनेस वो ला सके, लोग इकट्ठा हो वहां पर, जब कोई इंसान बोले तो उसकी बात सुनी जा सके, ठीक है। और ये भी चीज वहां पर समझाई गई थी। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें अपना देश चलाने के लिए किसी भी दूसरे देश से आए लोगों की जरूरत नहीं है, हमें ब्रिटिशर्स की जरूरत नहीं है, हम अपना देश खुद चला सकते हैं, हम इतने काबिल हैं। उसके बाद जो है इसी मूवमेंट के दौरान जो है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है और नेशनल एजुकेशन काउंसिल भी इसी समय 1906 में एस्टेब्लिश्ड होता है। तो एक पेंटिंग भारत माता की यहाँ पर बनाई गई थी इस मूवमेंट के दौरान, जिसको बनाया था अनिंद्रनाथ टैगोर जी ने। और इंडियन साइंस कांग्रेस भी यहाँ पर जो है एक एस्टेब्लिश हुई थी, वो भी जो है लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए ही बनाई गई थी। जगदीश चंद्र बोस जिसके फाउंडर थे। ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था यहाँ पर लोग काफी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। यहाँ पर स्टूडेंट हो, वुमेन्स हो या कुछ मुसलमान कम्युनिटीज भी थी। ऐसा यहाँ पर देखो सम मुस्लिम्स मैंने लिखा है, तो इट मीन्स कुछ मुसलमान भाई भी थे जिन्होंने हमारा जो है आजादी की लड़ाई में उस समय स्वदेशी मूवमेंट में हमारा साथ दिया था। ये सब चीजें जो है अब बंगाल से स्टार्ट हुई थी, अब पूरे देश में फैल रही थी ताकि सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा मिल सके और ब्रिटिश ये चीज देखकर वापस ले जाए और जो कंट्रोल है वो इंडियंस के हाथ में दे दे। लेकिन जो मॉडरेटर्स थे, क्योंकि ये जो स्वदेशी मूवमेंट था वो लीड किसके द्वारा किया जा रहा था, वो एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर जो है यहाँ पर वो लीड कर रहे थे। अब एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेटर्स, क्योंकि मॉडरेटर एक्सट्रीमिस्ट का जो तरीका था उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से मॉडरेटर्स ये कहते हैं कि जो तुम एक्सट्रीमिस्ट जो तुम यहाँ पर कर रहे हो, जो मूवमेंट चला रहे हो, ये बंद कर दो और करना भी है तो सिर्फ बंगाल में रखो, बंगाल के बाहर मत जाओ। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि बंगाल के बाहर भी हमें लेके जाना, कि जितना ज्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा उतना अच्छा है हमारे लिए। तो यहाँ पर उनकी आगे जाकर लड़ाई हो जाती है, जो कि जब सेशन होता है, कांग्रेस का सेशन होता है, मॉडरेटर्स तो मेन गद्दी पर बैठे हुए हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट को ज्यादा भाव देते नहीं थे, जिसकी वजह से आगे क्लैश भी होता है। हम आगे जो है बंगाल सेशन 1905 पढ़ने वाले हैं, कांग्रेस का जो अगला सेशन होता है। तो 1905 में जब बनारसी सेशन का टाइम आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर्स की बनती नहीं थी, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट का अपना
सीधा कनेक्शन था पीपल से, लोगों से, जनता से। वो सीधा जनता से जानते थे, उनकी प्रॉब्लम उनको रिलेटिव उनको पता थी। लेकिन मॉडरेटर्स खुद को ज्यादा पढ़ा लिखा मानते थे। वो सोचते कि जो हमको दिख रहा है, जो प्रॉब्लम्स हमें दिख रही हैं, वही इनकी प्रॉब्लम्स है और कुछ नहीं। अब हमारे हिसाब से चलो, क्योंकि कांग्रेस में तो हम बैठे हुए हैं, ठीक है। अब एक्सट्रीमिस्ट की यहाँ पर कलह हो जाती है। स्वदेशी मूवमेंट को एक्सट्रीमिस्ट लीड कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि इसे पूरे इंडिया में फैलाया जाए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके पूरे इंडिया से। लेकिन मॉडरेटर्स बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, बंगाल में ही रहना चाहिए। दूसरा, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, जहाँ पर ब्रिटिश के लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस बैठते हैं, उसको बॉयकॉट कर दो। मॉडरेटर्स सीट जाने की देर से नहीं करते, हमें सीट चली जाएगी, हमारी सत्ता चली जाएगी, ठीक है। और अगर ये कंडीशन भी तुम नहीं मान रहे हो तो भाई जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है कांग्रेस में, उसमें हमारा बंदा बिठा दो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। मॉडरेटर्स अपने गोखले जी को बिठाए रखे होते हैं। अब रिजल्ट ये निकलता है कि ठीक है, तुम नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, अगला सेशन होगा तब तुम्हें माननी पड़ेगी, है ना। तो बहला फुसलाकर उनको फंसा लेते हैं और 1906 से वो जो है एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि चलो इस सेशन में नहीं हुआ, बनारसी सेशन 1905 में नहीं हुआ, 1906 में हो जाएगा। अब 1906 कलकत्ता सेशन की बात आती है, जो कि दिसंबर में हुआ था। यहाँ पर भी कलह होता है। एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि प्रेसिडेंट की पोस्ट लाल या बाल को दी जाए, लाल बहादुर शास्त्री है तो दादा भाई नौरंगी को मॉडरेटर्स बना देते हैं। दादा भाई नौरंगी का भी रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी थी, जिसका वो अपोज भी नहीं कर सकते, जिनको वो ये भी नहीं बोल सकते कि आप इनको ना बनाएं। तो वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पर हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेटेड होने के बावजूद भी ये जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है, हम मान जाते हैं, ठीक है, अपने देश की बात है, घर की बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ कंडीशंस उनकी होती हैं। पहली कंडीशन थी कि स्वराज हमारा एम होना चाहिए। स्वराज हमारा जन सिद्ध अधिकार है, जो कि तिलक जी का क्या कलाम था, वो यहाँ पर उनका एम होना चाहिए कि कांग्रेस अब लड़ेगी तो काम करेगी तो स्वराज के लिए करेगी, मतलब अपने पूरे देश के लिए काम करेगी, है। हालांकि जो तिलक जी है, इनको खुद भी यहाँ पर ये क्लियर नहीं करते हैं कि स्वराज का यहाँ पर क्या मीनिंग है। यानी कि स्वराज से मतलब वो फुल इंडिपेंडेंस चाहते हैं या सिर्फ वो अपनी गवर्नमेंट चाहते हैं कि ब्रिटिश को हटाकर गवर्नमेंट हमारी होनी चाहिए, चाहे ब्रिटिश जितना ही दखलंदाजी करे तो करे। स्वदेशी चीजें इंडिया में यूज होनी चाहिए। जितना भी ये कल्चर हमारा फैल रहा है अंग्रेजों का, वो खत्म हो, ब्रिटिश को बॉयकॉट किया जाए और स्वदेशी गुड्स को अपनाया जाए, ठीक। उसके बाद 1907 में सूरत में सेशन हुआ। अब सूरत में सेशन हुआ था, इसमें भी कुछ पॉइंट सामने थे कि सूरत का जो 1907 में ये सेशन होने वाला था, उसके 2 पॉइंट थे, या तो वो सूरत में होगा या नागपुर में होगा। यानी कि सेशन होने से पहले डिस्कशन चल रहा था कि या तो सूरत में होगा या नागपुर में होगा। अगर नागपुर में हो जाता है तो एक्सट्रीमिस्ट यानी एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप बना हुआ था कम्युनिटी कांग्रेस में, उसका प्रेसिडेंट बनेगा तिलक जी। क्योंकि जो तिलक जी थे वो जो है वो सूरत के थे। अब कांग्रेस में जब कोई बंदा प्रेसिडेंट बनता था तो उसमें एक कंडीशन थी कि जिस एरिया में जो है प्रेसिडेंट चुना जाने वाला है, वो प्रेसिडेंट उस एरिया का नहीं होना चाहिए। यानी कि वो वहां पर जो है बाय बर्थ वहां पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये था कि जो तिलक जी हैं वो सूरत के थे और जब नागपुर में सेशन होगा तो तिलक जी जो है नागपुर में एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन यही चीज मॉडरेटर ने नोटिस की और नागपुर के जरिए वो जो है सूरत में सेशन कर लेते हैं। अब सूरत में उन्होंने सेशन कर लिया। अब सूरत में सेशन किया तो जो है एक्सट्रीमिस्ट तिलक जी बन नहीं सकते हैं, तो वो अपना एक बंदा बना देते हैं। रिजल्ट इसका ये होता है कि अब यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट काफी ज्यादा जो है अब उनके दिमाग ठिनक जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है इस चीज पर कि आप हमें नेक्स्ट ईयर करके हमें आप लटका रहे हैं, हमारे ग्रुप का आप प्रेसिडेंट नहीं बना रहे हैं, अब हमारी बात मान नहीं रहे हैं। ये चीज वो अपने दिमाग में रखते हैं और सूरत सेशन में राज बिहारी बोस जब ये बहस चल रही होती है तो इतने ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि वहां पर एक शू इंसिडेंट होता है। यानी कि एक्सट्रीमिस्ट अब बहुत ज्यादा गुस्से में है। अब असेंबली चल रही है, सेशन हो रहा है, वहां पर हो रही है बहस हो रही है कि यार अब हर साल हमें अटकाए जा रहे उनको पागल समझ रखा है। गुस्से में अपना जूता उठाकर फेंक देते हैं किसके मॉडरेटर्स की तरफ, जो कि जिनकी वजह से सूरत में हुआ था और मॉडरेटर्स का प्रेसिडेंट बन गया था। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो वायलेंस हो जाती है, क्योंकि अब एक्सट्रीमिस्ट एक्सेप्ट नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तो
तो वायलेंस हो जाती है, और वायलेंस हो जाती है तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होती है वो एक्सट्रीमिस्ट को वहां से रिमूव कर देती है। अरविंदो घोष जी, लाला लाजपत राय और बिपिन पाल जी को रिमूव कर दिया जाता है। अब ये लोग जो है, बिपिन पाल तो जो है पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं, अरविंदो घोष जी पौंडीचेरी चले जाते हैं, लाला लाजपत राय भी अब जो है मूवमेंट को छोड़ देते हैं, जो स्वदेशी मूवमेंट उन्हें स्टार्ट किया था, क्योंकि वो स्वदेशी मूवमेंट को ही सेशन में लेकर गए थे कि हमारा प्रेसिडेंट बनाया जाए, हमारे तरीके से काम किया जाए, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ है अगर आप मिलकर काम करते हैं तो हमें आजादी मिल सकती है, हमारे पॉइंट्स रखे जा सकते हैं। अब लीडर्स यहाँ पर चले गए तो स्वदेशी मूवमेंट जो था वो वीक पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि जो पीपल्स थे जो उनको फॉलो कर रहे थे उनका लीडर्स ही नहीं रहेगा, जो उनको समझा रहा है, जो उनको डायरेक्शन दे रहा है, जो उनको ऑर्डर्स दे रहा है, अगर वो नहीं रहेगा तो वो डायरेक्शनलेस हो जाते हैं, और एट द मोमेंट 1908 में ये मोमेंट खत्म हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कुछ सेशंस जो हुए थे, अगर मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी अगर वो खत्म हो जाती तो शायद बहुत जल्दी आजादी मिल जाती, लेकिन यहाँ पर हमारे गृह कलेश ही नहीं खत्म हो रहे थे। तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर्स के बीच में इतनी कलह क्यों थी, क्यों वो एक साथ नहीं काम कर पा रहे थे। कई सारे पॉइंट्स हैं इसके पीछे जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब स्टार्टिंग में अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस बनने के बाद क्यों जो है कांग्रेस में आना स्टार्ट हो गए थे। तो जो मेन रीजंस रहे हैं मॉडरेटर्स और जो है एक्सट्रीमिस्ट की, जो मतलब उनका थॉट मैच नहीं करता था, देश को लेकर जो काम कर रहे थे वो मैच नहीं करता था, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट जब इतना अच्छा काम कर रही थी, लोगों के साथ इतना अच्छा कनेक्शन था, तो उसके बावजूद भी उनको जो है कामयाबी क्यों नहीं मिलती है उनके प्लान में। तो कई सारे रीजन थे। पहला रीजन मॉडरेटर्स जो एक्सट्रीमिस्ट को अलग बना था वो ये था कि मॉडरेटर्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाया कि कांग्रेस जो बनी थी उसके मेंबर्स ब्रिटिश द्वारा चुने गए थे, जो कि जमींदार और अपर क्लासेस पीपल से जो है बिलोंग करते थे। तो जो मॉडरेटर्स को उनको सपोर्ट भी इन्हीं क्लासेस का रहता था। अगला है कि ये वेस्टर्न थॉट को फॉलो करते। वेस्टर्न थॉट इन द सेंस कि वो ये सोचा करते थे कि हमारा जो देश है उसे ब्रिटिश ही मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडर्न तरीके से चला सकते हैं, हम पिछड़े हुए हैं, तो ये सोच उनकी हुआ करती थी। ब्रिटिश कैन डेवलप इंडिया। तो डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि जो काम किया करते थे मॉडरेटर्स, जो काम करने का तरीका था वो ये था कि वो लोगों में जो है प्रॉब्लम नोटिस किया करते थे, लोगों के बीच जाया नहीं करते थे। प्रॉब्लम नोटिस करने के बाद जो है वो क्या मॉडल अपनाया करते थे, उनके सामने, ब्रिटिश के सामने कुछ प्रेयर किया करते थे, पेटिशन फाइल किया करते थे और रेजुलेशन रिक्वेस्ट करते उनसे पास करवाया करते थे। तो ये उनका तरीका था काम करने का। अब बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट की, जो इतना मतलब मॉडरेटर से ज्यादा अच्छा काम करता है। बेस वाज लोअर एंड रूरल क्लास पीपल सपोर्ट। ठीक है, अब जब हमारे जो उस टाइम पे जो लोग थे जो सफर कर रहे थे वो अमीर तो थे नहीं, वही गरीब लोग, वही किसान और वही जो छोटा मोटा काम करते हैं, आर्टिशन वगैरह, धोबी वगैरह जो लोग थे वही वहां पर काम किया करते थे। यानी कि जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं वो सफर कर रहे थे। अब वो सफर करेंगे तो उनके बीच जाकर उनकी प्रॉब्लम्स हमें समझनी पड़ेगी, जो काम किया था एक्सट्रीमिस्ट ने। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो स्वदेशी कल्चर था वो उसको साथ लेकर चलना चाहते थे, क्योंकि स्वदेशी एक ऐसा कल्चर था जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर सकते थे, वो क्योंकि हर चीज वहां पर खुद उनको करनी पड़ती थी। तो उन्हें ऐसा लगता था कि स्वदेशी जो कल्चर है अगर वो रहता है तो एम्प्लॉयमेंट बना रहेगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया था, जो मॉडरेटर्स कहते थे कि हमें जो है अपने देश बनाने के लिए ब्रिटिश की जरूरत है, क्योंकि वही हमारे देश को डेवलप कर सकते हैं। तो उसके अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट ने ये कहा था कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमें अपना देश चलाने के लिए किसी भी बाहर से आए लोगों की जरूरत नहीं है। आगे एक्सट्रीमिस्ट का सिर्फ एक एम था कि स्वराज हमें दिया जाए। हालांकि एक्सट्रीमिस्ट को खुद ये नहीं पता था कि स्वराज का मतलब क्या है। तिलक जी कहते थे कि स्वराज का मतलब यह है कि हमारी सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तिलक जी ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि तिलक जी एनी बेसेंट से जब मिले थे और जिन्होंने कांग्रेस में उन्होंने एंट्री दिलाई थी, है ना, एनी बेसेंट ने तिलक जी को अपने जरिए जो है कांग्रेस में एंट्री दिलाई थी। तो एनी बेसेंट की जो है सेल्फ गवर्नमेंट जो है कंट्री से आई थी, इसलिए तिलक जी कहते थे कि सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज का मतलब है। लेकिन हमारे अरविंदो घोष जी कहते थे कि स्वराज का मतलब है कि देश हमारा है, हम चलाएंगे
और ब्रिटिश बिल्कुल भी इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें देश से निकाल दिया जाए। हमें पूर्ण आजादी चाहिए। आगे बात करते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट जो है वो ब्रिटिश को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर चुके होते थे। वो एक बैरियर बन गए थे कि इस जनता, इस देश के लोगों के साथ, इस जनता के साथ हम खड़े हुए हैं। एक्सट्रीमिस्ट काफी ज्यादा जो है अच्छा कर रही होती है, ठीक है, मॉडरेटर से काफी ज्यादा अच्छा कर रही होती है, क्योंकि जिन लोगों के लिए काम करना है वो उससे डायरेक्ट जुड़ी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये फेल हो जाती है। फेल क्यों हो जाती है? एक तो कंजर्वेटिव नेचर, इट मीन्स कि जब वहाँ पर जब सेशन हुआ करते थे तो वो क्या करते हैं, मान जाया करते थे कि ठीक है प्रेसिडेंट आप हमारा इस ईयर नहीं बना रहे हो, अगले साल बना दो, कोई बात नहीं, ठीक है। कंसिस्टेंसी उनके बीच बिल्कुल भी नहीं थी कि यार एक बात पर अड़ो, मान क्यों जाते हो, है ना, वो चीज थी। और ये है कि स्वराज का मीनिंग उन्हें नहीं पता था, क्योंकि स्वराज का मीनिंग होता है वो लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से जो है लीड कर पाते थे। तो ये कई सारे रीजन है जिसकी वजह से वो फेल हो जाती है। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेक्चर पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।